देखो भाई, फोर्थ यूनिट का थर्ड चैप्टर है अपने पास, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जिसमें अभी क्या स्टार्ट करना है हमारे को, ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? कई बार 5 नंबर में आता है ये, ठीक है ना, कई बार 3 नंबर में भी आता है, 2 और 3 मार्क्स में भी आता है। वो तो डिपेंड करता है मतलब कितना पूछ रहा है इसमें से। इसका कुछ पार्ट पूछ रहा है तो 3 नंबर का, नहीं तो पूरा जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। आया समझ में? तो ट्रांसफार्मर, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, क्या काम में आता है। तो मैंने बताया अगर आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें अचीव करना चाहते हो तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, इंट्रो, मतलब ट्रांसफार्मर है क्या, इसका इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ used for changing the voltage of AC supply। ठीक है भाई, AC सप्लाई की वोल्टेज चेंज करनी है आपको तो ट्रांसफार्मर चाहिए। कहाँ लगता है, हर जगह ट्रांसफार्मर है अपने पास, ठीक है। देखो आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को चार्ज करते हो तो वहाँ पे भी ट्रांसफार्मर लगेगा। आप जो अडेप्टर बोलते हो ना, छोटा जो चार्जर जो बोलते हो आप, वो अडेप्टर, उसके अंदर क्या आता है, ट्रांसफार्मर, जो मैं अभी समझाऊंगा सेम चीज़ है, ये समझियो, ठीक है। ट्रांसफार्मर चाहिएगा उस टाइम पे, क्योंकि इसकी वोल्टेज अलग है, हो सकता है ये 9 या 12 वोल्ट पे चार्ज होता हो मोबाइल, ठीक है ना। तो मोबाइल की चार्जिंग की वोल्टेज अलग है। हमारे घर में कितना आता है, 220 या 230 RMS वैल्यू, पीक वैल्यू तो 311 है। देखो अब मोबाइल चार्ज करने के लिए सिर्फ मान लो 6 वोल्ट या 9 वोल्ट चाहिए। अगर आप लैपटॉप चार्ज कर रहे हो अपना तो भी उतना ज़्यादा नहीं चाहिए आपको, 18-20 वोल्ट के करीब चाहिए, ठीक है, 30 वोल्ट के करीब चाहिए आपको। अगर आप टीवी चला रहे हो तो आपको अलग वोल्टेज चाहिए, घर में आ रहा है उतना नहीं चाहिए, समझ में गया। तो बहुत सारे यूजेज हैं ट्रांसफार्मर के, वो सारे हमने देखने हैं। और किस तरीके से काम करता है ट्रांसफार्मर, बहुत इंटरेस्टिंग वे में काम करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि वोल्टेज चेंज करने के काम में आता है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज चेंज करता है, कोई चीज़ चेंज नहीं करता है वोल्टेज को। अब इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ रखा है। म्यूचुअल इंडक्शन जानते हो क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, जब आप एक कॉइल में करंट देते हो तो उसके कारण उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, और दूसरी कॉइल के साथ लिंक होगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और EMF बनेगा दूसरी कॉइल में, सेकंड कॉइल में। थर्ड इज डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम। तो कंस्ट्रक्शन मतलब क्या क्या चाहिए, बेसिकली दो ही ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें इसमें, ठीक है ना। एक आयरन स्ट्रिप होती है, इसको बनाने के लिए बेसिकली टू थिंग्स आर नीडेड, दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। किन दो चीज़ों की? एक तो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन मतलब इसके निर्माण में, डिस्क्रिप्शन बोल रहा है इसको, इसके निर्माण में क्या क्या चाहिए आपको बनाने के लिए। तो सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, और दूसरी चीज़ होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। ये दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं भाई इसके लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका डायग्राम अभी समझाता हूँ, इसका डायग्राम भी हो जाएगा। एक स्ट्रिप होगी ऐसे, एक स्ट्रिप होगी आपके पास, रेक्टेंगुलर फ्रेम बोल लो इसको, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप है। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया हमने वो भी बताऊंगा मैं। एक पट्टी दिख रही है ना आपको ऐसे, सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप, इसको वार्निश में भिगो करके वार्निश में डाला, बाहर निकाला। वार्निश क्या होता है,
ये एक लेमिनेशन टाइप है, वैसे तो लिक्विड है फ्लूइड टाइप, उसमें आप डुबो करके इसको बाहर निकालोगे, सूखने के बाद इसके ऊपर एक लेमिनेशन सा बन जाएगा, मतलब ये लेमिनेटेड कोर बन जाएगी। क्या बोला जाएगा? लेमिनेटेड कोर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप्स को हमने डुबो करके वार्निश के अंदर क्यों डुबोया उसका कारण भी बताऊंगा, लेकिन बाद में। वार्निश के अंदर बहुत सारी स्ट्रिप को डुबो करके आपस में जोड़ दिया जाएगा, ऐसे बहुत सारी पट्टियाँ आपस में जोड़ दी जाएंगी, स्टेपल कर दी जाएंगी। तो एक के बाद एक के पीछे एक ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। देखो आ रही ना फील ट्रांसफार्मर वाली। ठीक है भाई, अब इधर आपको एक साइड दिख रही है ये वाली, और इधर एक साइड दिख रही है। यहाँ हम कोयल्स लपेटेंगे, जिसका एक का नाम प्राइमरी कोयल रखेंगे, एक का नाम सेकेंडरी कोयल। तो यहाँ मैं एक टर्न लपेटता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसके दो एंड्स निकाले। ठीक है, एक एंड यहाँ और एक एंड नीचे से ऐसे ये यहाँ। आप सप्लाई यहाँ दोगे। ठीक है, दिस इज इनपुट। ठीक, इनपुट वोल्टेज यहाँ दी जाएगी, और ऐसे ही टर्न्स यहाँ लपेटी हमने। और दो एंड यहाँ निकाल लिए इससे। यहाँ आपको मिलेगी आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट। ठीक है, ये अपने हाथ में हम कितना लपेटें इनको, एक बार, दो बार, 10 बार, ऐसे ही अपने हाथ में जितनी नंबर ऑफ टर्न्स हम लपेटना चाहें। तो ये इसका नाम रखा हमने प्राइमरी कोयल, प्राइमरी कोयल, और दिस इज सेकेंडरी कोयल। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोयल NP, और यहाँ है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कोयल 10-20। हमें दिक्कत नहीं है, बस नंबर NP मान लेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, उधर क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। अब आप जब इसमें सप्लाई दे रहे हो, इसमें आप सप्लाई दे रहे हो, इनपुट है ये, AC सप्लाई दोगे, क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? इसके अंदर एक सोलेनॉइड टाइप है ना ये, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कितना होता है, B = μ0 Ni। ठीक है, अब ये जो आपने सप्लाई दी है दैट इज़ AC सप्लाई। AC का नेचर आप जानते हो कैसा होता है, ये नेचर है AC का। ठीक है, एक बार वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में, फिर वैल्यू घट रही है, फिर नेगेटिव में वैल्यू बढ़ रही है, और नेगेटिव में ही घट रही है। यानी कि जो EMF है वो क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, हाँ, फ्लैक्चुएट कर रहा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे कम होना। अब जैसे जैसे EMF ऑसिलेट करेगा वैसे वैसे EMF बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगी। करंट अगर बदल रहा है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड भी बदल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इसमें, वो भी तो चेंज हो रहा है। यही तो चाहते हैं हम कि इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बदले, और वो सारा का सारा जा कर के इस कॉइल के साथ लिंक हो, सेकेंडरी कॉइल के साथ। प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी और उसको चेंज करेगी। चेंज अपने आप होगा, क्यों? क्योंकि AC सप्लाई दे रखी है हमने। AC सप्लाई का नेचर ये है। तो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, अब बढ़ रहा है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, फिर घटेगा इसी डायरेक्शन में। 3 लाइन्स दिख रही हैं आपको, 3, 2, 1, फिर 0 भी होगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो आप, तो हम अपने आप सप्लाई दे रहे हैं AC सप्लाई, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, दूसरी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है, और AC सप्लाई के कारण अपने आप फ्लक्स चेंज हो रहा है। एक खास बात बता दूं मैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ AC पे ही काम करते हैं, AC सप्लाई पे। DC पे तो काम नहीं करेंगे। सोचो, DC सप्लाई काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आई जो है ना वहाँ DC में चेंज नहीं होता है। एक बार तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ के मैक्सिमम हो गया, करंट मैक्सिमम हुआ, तब बाद में न तो बढ़ा न घटा,
हमें एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो चेंज होता हो, समझ में, तभी तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो, ठीक है। अब ये सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के साथ लिंक हो जाए सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो इसके लिए हमने क्या लगाया है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन में आपको पता होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या प्रॉपर्टी है उसकी, आप देखो, ये तो बाहर निकल करके बिखर जाएगा ऐसे, जैसे बाहर निकलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसकी क्या हालत होगी, ये तो ऐसे दूर दूर हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हो सकता है इसके साथ एक लिंक हो या एक भी लिंक ना हो, हमने तो लिंक करना है, और लिंक करके क्या करना है, चेंज। तो हम चाहते हैं कि अपने पास फ्लक्स का लॉस ना हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर न जाएं, तो इसके लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या काम करता है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आसपास से गुजरेंगे इसके, ठीक है ना, ये क्या करेगा, सभी को समेट लेगा अपने अंदर। मैंने आपको बताया हुआ है, अपने अंदर ले जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक की, समझ में रहा है। इससे इधर वाली भी अपने अंदर ले जाएगा ऐसे ही, इसलिए क्या लगाया है, सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप, ठीक है। एक्चुअल में तो ट्रांसफार्मर का जो डायग्राम है वो ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ आप कंफ्यूज ना हो और आपके समझ में आए। आज के दिन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं, आज के दिन जो क्या है, ट्रांसफार्मर जो है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है इसकी। ये तो सिर्फ इसलिए था कि आपको इसका प्रिंसिपल समझ में आए, कैसे काम करता है ट्रांसफार्मर। तो एक्चुअल में ये ट्रांसफार्मर की दो कॉइल्स जो होती है ना, वो इतनी दूर दूर नहीं लपेटी जाती। कैसे क्या किया जाता है मैं बता देता हूँ वैसे, ताकि फ्लक्स का लॉस ना हो। किस टाइप की स्ट्रिप होगी, ई शेप की। किस टाइप की स्ट्रिप होगी, ए शेप, ठीक है। ई शेप क्यों लिया वो भी तो रीज़न बताऊंगा ना, पहले ये समझ लो, क्या जो आज के जो ट्रांसफार्मर है सही होते क्या, नहीं, ये तो सिर्फ समझ में है आपको, ताकि एन पी और एन एस अलग अलग दिखें, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी और सेकेंडरी आपको अलग अलग दिखें, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ऐसा डायग्राम बना है। नहीं तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो दिखाता हूँ। अब एक स्ट्रिप उठा करके यहाँ डाल दो, ई शेप की स्ट्रिप है, और उसको उठा करके एक स्ट्रिप बिल्कुल सीधी यहाँ डाल दो, अब ये ऐसे हो जाएगी ना, दिख रहा है। अब मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, ये ई शेप था, एक स्ट्रिप यहाँ डाल दी, ये जो बीच वाली जो जगह है ना, यहाँ खाली जगह है, यहाँ ये खाली जगह है जो मैं बना दी ना, ये खाली जगह है, इसमें क्या करेंगे, यहीं पे प्राइमरी को और यहीं पे सेकेंडरी को इसके ऊपर ही लपेट देते हैं। ट्रांसफार्मर्स में कितने भी ट्रांसफार्मर आप देख लेना, कोई भी ट्रांसफार्मर उसको फाड़ के देख लेना, प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग नहीं मिलेंगी वैसे, मतलब प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी मिलेगी। प्राइमरी लपेट दो पहले, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन डाल दो कोई भी, और फिर क्या लपेट दो, सेकेंडरी कोयल बीच में, क्यों, ताकि फ्लक्स का लॉस क्या हो सके, कम से कम, फ्लक्स का लॉस ज़्यादा ना हो, समझ में आ रहा है। अब इसकी वर्किंग देखें, एट एनी टाइम rate of change of flux is rate of change of flux linked with one turn, एक टर्न के साथ, एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक हुआ उसको देखेंगे, क्योंकि देखो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, एसी सप्लाई दी आपने, वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मुड़ करके इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन है, मोड़ करके इधर घुमा देगा। अब जब ये मुड़ेगा, ऐसे मुड़ गई तो अभी इधर मोड़ करके इधर लिंक करवा देगा इसके साथ, समझ में, बाहर नहीं जाने देगा फ्लक्स को, समझ में। तो एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक कितना होगा, फॉर्मूला याद है, -d∅/dt। एक टर्न के साथ लिंक हुआ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है, और क्या बनाएगा वो, ईएमएफ बनाएगा। ईएमएफ बनाएगा किस में, सेकेंडरी में, ईएमएफ इन सेकेंडरी, एक कॉइल के साथ है ये, -d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या बनाएगा, ईएमएफ। नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए, लेंस लॉ से समझा हुआ है डायरेक्शन क्या है इसकी। अब एक टर्न के साथ है, अगर आप बढ़ा देते हो नंबर ऑफ टर्न्स,
तो फ्लक्स भी तो बढ़ जाता है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न के साथ है तो ऑल के साथ लिख देता हूँ, ऑल टर्न्स के साथ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डी फाई बाई डी टी। आया समझ में? सेकेंडरी में ये है, तो ईएमएफ तो प्राइमरी में भी तो बनेगी ना। देखो प्राइमरी में जो ईएमएफ होगी वो क्या होगी, ई पी माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। ये चीज़ आई क्या समझ में भाई? नंबर ऑफ टर्न्स तो प्राइमरी में भी हैं, उसके साथ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है कि नहीं, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो उसमें भी तो ईएमएफ बनेगा। वो कितना होगा, ई एस का तो रेशियो है, ई पी होगा माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें हम, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में ये, सेकेंडरी कॉइल में ये। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, ई एस बाई ई पी क्या बचेगा, एन एस बाई एन पी। कुछ समझ में है? ई एस बाई ई पी दोनों को डिवाइड करोगे, डी फाई डी टी कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, एन एस अपॉन एन पी, माइनस से माइनस साइन हट गया, दिख रहा है क्या बचा, ई एस बाई ई पी इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी। व्हाट इज एन एस बाई एन पी? एन एस बाई एन पी इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म जो किया ना आपने, ट्रांसफॉर्म किया है, किस चीज़ को समझाऊंगा, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या बताएगा, नंबर ऑफ टर्न्स, अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 2 टाइम्स है, प्राइमरी से कितने गुना है, 2 गुना, तो ईएमएफ भी कितने गुना बनेगा, सेकेंडरी में 2 गुना। सुनो ध्यान से, यहाँ तो 10 टर्न लपेटी आपने, उधर कितनी लपेटी, 20, तो कितना हो, 20 बटे में 10, 2 टाइम्स ज़्यादा है ना। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, प्राइमरी से 2 गुना। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल्स टू एन एस बाई एन पी ई पी। ये देखो दिख रहा है। तो भाई आप जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप यहाँ लपेटोगे ना, उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा सेकेंडरी कॉइल में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये कहता है। अगर आप 10 गुना लपेट देते हो, यहाँ तो 10 टर्न और यहाँ 100 टर्न लपेट दिया आपने, तो एक जगह 100 हैं, एक जगह 10 हैं, प्राइमरी में कितने गुना ज़्यादा हैं, 10 गुना। तो ईएमएफ जो मिलेगा ना सेकेंडरी में, वो भी कितने गुना मिलेगा आपको, 10 गुना ज़्यादा ईएमएफ या वोल्टेज। यहाँ वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, तो वहाँ वोल्टेज कितना मिलेगा, 10 गुना, यानी कि 20 वोल्ट। क्या इस तरह से वोल्टेज बढ़ा सकते हैं? यस, इसलिए तो काम में आता ही है। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज, डिक्रीज भी कर सकते हैं हम, घटा दो आप एन एस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स घटा दो प्राइमरी से। तो इस बेसिस पे हमने ट्रांसफॉर्मर को डिवाइड किया और ट्रांसफॉर्मर का क्लासिफिकेशंस किया। ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप के होते हैं, समझ में गया? इस बेसिस पे जो ईएमएफ मिलती है ना सेकेंडरी कॉइल में, उस बेसिस पे हमने ट्रांसफॉर्मर्स को क्लासीफाई किया और बोला ट्रांसफॉर्मर 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। देखिए ट्रांसफॉर्मर्स के टाइप्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप अप में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी विल ग्रेटर देन ईएमएफ इन प्राइमरी। स्टेप डाउन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ईएमएफ इन सेकेंडरी लेस देन ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। ये चीज़ है बस, स्टेप अप और स्टेप डाउन बनाने में काम में आती है। समझ में आ गया? स्टेप अप करना है, स्टेप अप का मतलब आपने वोल्टेज बढ़ानी है। वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या करो, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखो, उसमें ज़्यादा करो।
जितने गुना बढ़ानी है उतने गुना ज़्यादा करो टर्न्स को। तो वोल्टेज अगर बढ़ानी है आप, स्टेप अप एक समझ में आएगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। अप करना, वोल्टेज को हाई करना, स्टेप अप, समझ में आएगा। आपको सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा मिल जाएगी प्राइमरी से। नहीं आ रहा क्या समझ में? अगर आप स्टेप डाउन चाहते हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आप क्या करो, जो सेकेंडरी है ना उसमें कॉइल्स कम कर दो। इसमें 10 हैं, आप चाहते हो स्टेप डाउन, तो इसमें 5 कर दो। वोल्टेज कितनी हो जाएगी? आधी। नहीं है क्या समझ में? ये खास चीज़ है। स्टेप और स्टेप डाउन बनाने के लिए एक ही चीज़ याद रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी या तो बढ़ाओ या फिर घटाओ प्राइमरी से। समझ में आएगा? स्टेप डाउन और स्टेप अप ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, क्योंकि दोनों का यूज़ अलग है बेटा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स अलग जगह यूज़ होते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अलग जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यूँ मत कह देना मैं कल पूछा आपने ट्रांसफार्मर का पता है, तो स्टेप और स्टेप डाउन तो बहुत दूर की बात, आप यूँ नहीं देखा हमने, तो पता ही नहीं क्या होता है। ऐसे भी मिले मेरे को, मैंने बोला ट्रांसफार्मर है तुम्हारे घर पे, बोला ना पावर हाउस में मिलेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर आपके घर में भी होता है, कभी सोचो गली में होता है, बाहर खड़ा हुआ देखिए आपको खंबे के ऊपर, वो अच्छा उस सिर्फ उसी को ट्रांसफार्मर मानते हैं ये, और नहीं मानते किसी को। भाई आपके मैंने चार्जर में बोला था, आपके चार्जर में भी छोटा सा ट्रांसफार्मर है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रांसफार्मर है वो, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। वो स्टेप डाउन है। आपको वोल्टेज चाहिए 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 30 32 तक आप लैपटॉप चार्ज करते हो, तो आपको स्टेप डाउन चाहिए कि स्टेप अप? घर में 220 आ रहा है, आप जाते हो 30 वोल्ट, तो स्टेप डाउन चाहिएगा ना। तो इसलिए तो अडेप्टर बोला चार्जर। किसी चार्जर को फाड़ करके देख लेना, जो ख़राब हो नहीं मैं दिखा दूँ, कल को यूँ मत कहना घर में भी होता है। भाई हर जगह आते हैं, समझ में आ गया? आप बेवकूफ़ मत बनाओ। ये नहीं गली में ही खड़ा होता है, वही देखो आप। तो गली वाला ट्रांसफार्मर जो है उसका नाम बताइए, स्टेप अप है स्टेप डाउन, जल्दी बताइए। जो गली में खड़ा होता है ना बाहर, मेरा पता था बिना सोचे बोलेगी स्टेप अप। अरे सोच ले भाई, हमारे पावर हाउस से लेकर के गांव तक लाइट आती है, वो हाई वोल्टेज होती है, 11,000 वोल्ट। क्या घर में 11,000 वोल्ट दे देंगे? फिर घर में 230, तो छोटा करके वोल्टेज को, तो स्टेप डाउन है वो। समझ में क्या? हाँ हो गया ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का मैं यूज़ बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ यूज़ है, तो अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट देखो, करंट किस में कम किस में ज़्यादा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट बोला जाएगा। करंट स्टेप अप में ज़्यादा मिलेगा या स्टेप डाउन में ज़्यादा मिलेगा? ईएमएफ तो पता लग गया, ईएमएफ तो इसमें ज़्यादा होगा स्टेप अप में, वोल्टेज इसमें ज़्यादा होगा, वोल्टेज उसमें कम। करंट का क्या पता, करंट तो नहीं पता ना। अब करंट का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट। अभी आप इसमें क्या दे रहे हो? एनर्जी। आप उधर से ले क्या रहे हो आउटपुट में? एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो जितनी एनर्जी इनपुट पे है उतनी एनर्जी तो आउटपुट में मिलेगी। एनर्जी एट इनपुट, एनर्जी एट इनपुट will be equals to energy at output। किसके अकॉर्डिंग? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट देखना चाहते हैं हम, क्या हाल होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट, मतलब स्टेप अप में करंट बढ़ेगा कि घटेगा, या स्टेप डाउन में करंट बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा? ईएमएफ तो वोल्टेज तो पता लग गई। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर, पावर आप दे रहे हो, पावर ही निकाल रहे हो वहाँ, पावर या एनर्जी सेम चीज़ है फिजिक्स में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू आई इज इक्वल्स टू ई इंटू आई। कहाँ पे? प्राइमरी गिवन है ना, इनपुट प्राइमरी कॉइल में, ये आउटपुट है ना, तो यानी कि सेकेंडरी कॉइल में, है ना। ई एस बाई ई पी आपको पता है, ई एस बाई ई पी करना है हमारे को। ई एस बाई ई पी देखिए, आई पी क्या होगा? आई पी बाई आई एस। आया कि नहीं आया समझ में? इससे हमारे को ये मिला, चलो और अच्छे से लिख देता हूँ मैं, आई पी बाई आई एस।
ई पी बाई ई एस वी नो किसके इक्वल है, एन एस अपॉन में एन पी। तो आई पी बाई आई एस इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी, क्योंकि ये इसके इक्वल है ना, आप आगे लिख देना ई पी ई एस बाई ई पी जो है ना एन एस अपॉन एन पी के इक्वल है, सॉरी एन पी। ठीक है, अब करंट इन प्राइमरी देखना चाहते हैं या करंट इन सेकेंडरी। करंट इन प्राइमरी एन एस अपॉन में एन पी आई इन सेकेंडरी। और अगर करंट इन सेकेंडरी देखना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या होगा, करंट इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी कॉइल जो दूसरी कॉइल है ना अपनी सेकेंडरी कॉइल में करंट, ये तो ये इससे बन जाएगा फॉर्मूला अपना करंट इन सेकेंडरी। इसको उधर ले जाओ करंट इन सेकेंडरी को, बाकी सारी चीज़ें पलट जाएंगी। आई पी एन पी बाई एन एस, सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा होती हैं, स्टेप अप में। स्टेप अप में आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है, तो करंट का क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अरे दिख रहा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना चाहते हो आप किस में, सेकेंडरी में, ताकि आप क्या बना सको, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सको, तो करंट कम हो जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि पावर भेज रहे हो आप, पावर इज कांस्टेंट। एक चीज़ ध्यान रखो, पावर क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। आगे समझ में, क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, पावर। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना तो करंट को कम होना पड़ेगा। आप स्टेप अप बनाना चाहते हो, स्टेप अप, तो पावर तो सेम है, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो तो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज। आ रहे समझ में, वोल्टेज इंक्रीज हुई तो करंट डिक्रीज कर जाएगा। और स्टेप डाउन बना रहे हो ना, स्टेप डाउन, तो उसमें वोल्टेज घटेगी, क्या बढ़ जाएगा, करंट। ये चीज़ क्लियर हुई, इस फॉर्मूले से भी हो जाएगी। ठीक है, तो उल्टा है यहाँ, स्टेप अप में वोल्टेज हाई करंट कम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पावर, तो वोल्टेज हाई और क्या कम होगा, करंट। स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होगी और करंट क्या होगा, हाई। आगे समझ में, बहुत काम की चीज़ है। आगे आओ तो आगे बढ़े। अब यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला है इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर, इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर पहला सबसे बड़ा यूज है इसका। अगर पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हो ना आप, मान लो यहाँ से दिल्ली भेजना चाहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को, समझ में, यहाँ से दिल्ली भेजना चाहते हैं, तो इतनी दूर लाइट जो है ना वो दिक्कत देगी, दूर जाने, जितना ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना उतनी बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी समझाता हूँ अभी। और तो उस टाइम पे आप इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगे, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप अप, क्योंकि हाई वोल्टेजेस पे काम करना पसंद करेंगे, दूर भेजनी है। यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, तो कौन सी वोल्टेज पे भेजेंगे, हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्टेज पे क्यों भेजेंगे, देखो मान लीजिए पावर है आपने भेजी है 100, पावर इसमें कितनी भेज रहे हैं आप, 100 ही आगे रिसीव होगी जा करके, आपको पता है। दो लाइन है ये, दो वायर्स, ये जा रही है दिल्ली मान लो। और एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई। आप चाहते हो कि मैं 100 वोल्ट पे काम करूँ, 100 वोल्ट पे, 100 वोल्ट जो है ना, V इंटू आई, 100 वोल्ट जाए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और करंट फिर कितना होगा, 10 एम्पियर। अरे V इंटू आई। अब समस्या क्या है, इस वायर का कुछ ना कुछ रजिस्टेंस है, मान लो सिर्फ 5 ओम, ये तो बहुत कम मानना है मैंने, देखना भी 5 ओम। अब होगा क्या, हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू दिस करंट आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जितने टाइम तक आप चलाओगे। ठीक है, तो आई स्क्वायर इंटू आर हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, ये कितना हो गया, 500, दिख रहा है। 500 वोल्ट जो है ना आपकी हीट में वेस्ट होगी, तो उधर कितनी मिली, 500 एनर्जी का लॉस हो रहा है आपका। अगर आप लो वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर रहे हो, तो करंट ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होने के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। तो आपका जो पावर जितना आप इनपुट में दे रहे हो, आउटपुट में जहां आप भेजना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी को, वहां हो सकता है, ये तो मैंने कम माना रजिस्टेंस और ज़्यादा हुआ तो पावर कुछ पहुंचेगी नहीं वहाँ, हो सकता है 0 हो जाए। इधर 100 इधर 1000 और इधर कितना है, इधर भी 1000 आ जाए, तो पावर पहुंची नहीं, दिल्ली वाले वेट करते रह गए। आगे समझ में, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ भाई,
जैसे आपको दे रहा हूँ मैं इनपुट इनपुट इनपुट, आउटपुट का टाइम आए जब 0, आ रहे समझ में। तो आप भी ऐसे आप बहुत ज़्यादा लॉस करवा रहे हो पावर का, तुम्हारी पावर तो कुछ जा नहीं रही, मेरी जा रही। आगे समझ में। हाँ, अब तो ट्रांसमिशन में पावर को आप ट्रांसमिट करना चाहते हो तो किस वोल्टेज पे आप ऑपरेट करना पसंद करोगे? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मान लो 1000 वोल्ट पे काम करना चाहते हैं हम, 1000 वोल्ट पे, तो करंट कितना होगा फिर? 1 एम्पियर। V इंटू आई, पावर तो कांस्टेंट रहेगी ना। अब देखो कितना लॉस होगा आपका, आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू आर। बताओ आया नहीं समझ में। तो हम हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। अब तक ये कह रहे थे ना, जो घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, अपना स्टेप अप होता है। नहीं, क्योंकि पावर हाउस से हमारे घर तक, जो हमारे गांव तक जो लाइट आ रही है ना, वो हाई वोल्टेज वाली है। हाई वोल्टेज 11000 वोल्ट। बड़ी बड़ी लाइनें आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी लाइनें नहीं देखी आपने? किसी दिन टाइम निकाल के लटक जाओ, काम बन जाए तुम्हारा। ठीक है, बड़ी बड़ी लाइनों में 33,000 वोल्ट तक, 66,000 वोल्ट तक हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं हम। आगे समझ में। तो हाई वोल्टेज पे भेजते हैं, हाई वोल्टेज पे। और करंट क्या रहता है? कम, ताकि हीट प्रोड्यूस कम से कम हो, अपना लॉसेस क्या हो सके, कम से कम लॉस ना हो अपना। आया नहीं आया समझ में? वैसे बोक रहा हूँ। आ गया? ठीक, भला हो तुम्हारा। दूसरा यूज कहाँ है बेटा इसका? आर्क वेल्डिंग। आप देखते हो, सुन लो ध्यान से। आर्क वेल्डिंग जो होती है ना, जहाँ पर आप क्या करते हो, दो लोहे के ऑब्जेक्ट हैं, वो टूटे हैं, उनको चिपकाना चाहते हो, तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे ये भी बताना चाहिए। यूजेज हैं दोनों के, मिक्स यूजेज करवा रहा हूँ मैं। ये तो स्टेप अप, आप समझ गए ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखो, पावर हाउस जो स्टेशंस होते हैं ना, पावर हाउस जो दूर तक ट्रांसमिट करने वाले, उतने बड़े बड़े, इस कमरे जितने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर देखे आपने, इतने बड़े होते हैं स्टेप अप वाले। ठीक है, और स्टेप डाउन, जितना स्टेप डाउन करोगे छोटा होता चला जाएगा साइज़। इसलिए देखो चार्जर का साइज़ कितना छोटा है, समझ में क्या। और चार्जर का साइज़ इतना बड़ा होता है, मान लो अपने घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर है, तो ये तो मर जाती, कभी लगा ही नहीं पाती चार्ज, उठता थोड़ी ना इससे चार्जर। आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं हम, दो लोहे के ऑब्जेक्ट, आयरन ऑब्जेक्ट का आपस में कैसे जोड़ते हैं, उसमें हाई करंट पास करवाते हैं। हाई करंट उसमें से जाए, हीट प्रोड्यूस हो और लाल हो जाता है, वहाँ से आप देखो जहाँ वेल्डिंग होती है, गर्म हो जाता है, और गर्म होकर आपस में जुड़ जाता है। तो यही तरीका यूज़ करते हैं। हाई करंट किस में मिलेगा अंशु? स्टेप अप और स्टेप डाउन। जब हुआ स्टेप डाउन में मिलेगा हाई करंट। हाई करंट किस में मिलेगा? वोल्टेज, हाँ, वोल्टेज डाउन, करंट हाई, किस में? स्टेप डाउन में। ठीक, और कहाँ यूज होता है? अडेप्टर्स में। जितने भी अडेप्टर्स अपने घर में चार्जर्स बोल लें, उनमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। समझ में आ गया? तो ये यूजेज हैं। अब इसमें होने वाले कुछ लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। लॉसेस मतलब कहाँ कहाँ अपने को एनर्जी का लॉस होता है ट्रांसफार्मर्स में। सिर्फ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, कहाँ कहाँ लॉस होता है अपने को? तो फ्लक्स लॉस, सबसे पहला लॉस है फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉसेस। ठीक है, फ्लक्स लॉसेस का क्या मतलब है भाई? जो फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा ना, जैसे इसने बनाया और इसके साथ लिंक होगा, भले ही हम एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट दें, एक कॉइल के ऊपर ही, एक पे प्राइमरी और उसी पे क्या है सेकेंडरी, उसी पे लपेट दें, लेकिन फिर भी हमारे कुछ फ्लक्स का लॉस हो ही जाता है। फ्लक्स का लॉस मतलब किसका लॉस? एनर्जी का लॉस। आ रहे समझ में? हाँ। दूसरा क्या है? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होते हैं? जहाँ अगर इसके अंदर रजिस्टेंस है, देखो आयरन की स्ट्रिप है, तो इसके अंदर रजिस्टेंस है कुछ, उसके कारण ये गर्म होगा। ठीक है, गर्म होके हीट प्रोड्यूस करेगा, हमारे एनर्जी का क्या होगा? लॉस। थर्ड इज कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस क्या है? ये जो आप लपेट रहे हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स या कॉइल्स, ये कॉपर की होती हैं, समझ में गया। और कॉपर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ तो होता है, ऐसा नहीं जीरो हो जाए। तो कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण आप जो सप्लाई दे रहे हैं इसमें करंट, उसके कारण हीट प्रोड्यूस होगा और ये कॉइल्स गर्म हो जाते हैं और हमारी एनर्जी का क्या होता है? लॉस। ठीक है,
बहुत मैंने बोला आज के टाइम पे तो मॉडर्न ट्रांसफार्मर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आपको समझ में भी नहीं आएंगे, ये सिर्फ ताकि समझ में आए। अब ये कॉइल्स गर्म इतनी हो जाती हैं, पूरा ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, उसके लिए ठंडा रखने के लिए आप देखो इसमें तेल डालते हैं, समझ में आ गया। ठंडा रखने के लिए क्या डाला जाता है, अनसू जैसी होती तो पानी डालती, वे कूलर को ठंडा करने के लिए पानी यूज़ करते हैं ना, यहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं बेटा। और वो तेल भी 2 प्रकार का होता है, आपने देखा होगा कई बार जो चोरी करने वाले होते हैं वो तेल भी निकाल ले जाते हैं और एक कॉपर भी निकाल ले जाते हैं इसका, तो वो महंगा होता है वो, समझ में आ गया। साधना सुन रही है, करूँगी ये काम, सारा काम ना मारेगी तो। कॉपर लॉस, कॉपर लॉसेस के आगे क्या है, हिस्ट्रेसिस लॉस। हिस्ट्रेसिस लॉस ये क्या होता है, द लॉसेस ड्यू टू कंटिन्यूअस या रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। ये हिस्ट्रेसिस करो हमने अगर पढ़ा था, आपको याद है तो हिस्ट्रेसिस करो, कुछ ऐसा सा सिंबल था इसका, है ना, मोर की गर्दन जैसा। तो हिस्ट्रेसिस लॉस था, वहाँ पे क्या था, वर्क डन था, वो वर्क डन एनर्जी का लॉस था वो उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था अपने पास, रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन, एक बार मैग्नेटिक फील्ड इधर बना, एक बार इधर बना, फिर इधर बना, बार बार चेंज होता रहता है। तो रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या होता है, आपकी एनर्जी का लॉस होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हिस्ट्रेसिस लॉस। तो लॉसेज हैं जो ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेज हैं ये। नेक्स्ट है लॉसेज ड्यू टू साउंड, लॉसेज ड्यू टू साउंड। साउंड के कारण हमारी एनर्जी का लॉस होता है। आप जा करके देखना कभी भी ट्रांसफार्मर के पास, एक उससे हमिंग साउंड निकलता है, की आवाज़ निकलती रहती है ना। वो हमिंग साउंड कहाँ से आया, आपका जो एनर्जी दे रहे हो ना आप इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही तो कन्वर्ट हुआ साउंड में, और उसका आप रोक नहीं सकते। हमिंग साउंड क्यों बना पता है, हमिंग साउंड क्यों बना, क्योंकि जितने भी आप स्ट्रिप देख रहे हो इसमें स्ट्रिप जोड़ते हैं हम इनमें, है ना। अब इनमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के कारण अगर इनको ढीला छोड़ दिया ना, बहुत सारी स्ट्रिप हैं, इनको ढीला छोड़ दिया, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे तो ऐसे खुल जाएंगी, फिर बंद होंगी, खुल जाएंगी, बंद होंगी, खुल जाएंगी, बंद होंगी, तो ऐसा साउंड बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन इनको स्टेपल कर दिया जाता है, चारों तरफ से बांध दिया जाता है बहुत अच्छे से टाइटली, स्टेपल करना बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे वो बताऊंगा मैं। एडी करंट बनता है इसके अंदर, और एडी करंट ना बने उसको रोकने के लिए क्या लगाते हैं हम, वार्निश। इसके ऊपर एक स्ट्रिप को वार्निश में डुबोया, दूसरी स्ट्रिप लगाई, तो एडी करंट ना बने। एडी करंट इस तरह से बनेगा भाई, वो समस्या देगा। और इसकी मोटाई है ना, मोटाई उसमें ऐसे बनेगा, तो मोटाई वाला तो ऐसे कैंसिल कर देंगे हम, कैसे, जो इसकी जो विड्थ है ना, चौड़ाई, उसके साथ ऐसे एडी करंट बनेगा ना, उसको कैसे कैंसिल कर देंगे। एक स्ट्रिप पे वार्निश लगाया, फिर दूसरी पे, और उनके बीच में वो जो लैमिनेशन है वो क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, यानी कि सभी स्ट्रिप को आपस में एक होने से रोकेगा। तो इस तरह से चौड़ाई जो विड्थ के अकॉर्डिंग जो एडी करंट बनेगा वो फ्लो होने से रुक जाएगा। तो फिर इसको कैसे रोकेंगे हम, इसको रोकने का तरीका मैंने बताया था, ई शेप लेते हैं हम, ई शेप। अगर आपने सीधी स्ट्रिप ले ली ना ऐसे तो दिक्कत होगी, ऐसे रेक्टेंगुलर सीधी स्ट्रिप ले ली ना तो फिर एडी करंट यहाँ फ्लो करेगा। आप देखो इसमें एडी करंट, अगर सीधी स्ट्रिप लिया आपने, रेजिस्टेंस आर 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 आर, 1R 2R 3R 4R, घूमेगा ऐसे एडी करंट समझ में आ रहा था कि नहीं आपको, एडी करंट क्या है, एडी करंट बनेगा इसमें। अब रेजिस्टेंस, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। हम चाहते हैं इस रेजिस्टेंस को बढ़ा दें, समस्या ही नहीं है, तो इस तरह से बनने वाला एडी करंट कैंसिल। रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं, 1R 2R 3R 4, मान लो ये सारे जुड़ करके 4 बना रहे, 5R 6R 7R, ऐसे टोटल कितना बन गया है, 8R। देखो आप ध्यान से, रेजिस्टेंस बढ़ गया है, पहले सिर्फ 4R था, अभी 8R 9R हो गया। तो एडी करंट ऐसे फ्लो करता है, एडी करंट ऐसे फ्लो नहीं करता है। आगे समझ में, ई शेप बनाने के पीछे रीज़न है, मैंने बोला था ई शेप क्यों बनाते हैं बाद में समझाऊंगा। तो रीज़न यही है ई शेप बनाने का, यानी कि यहाँ से ऐसे एडी करंट फ्लो नहीं करता है, और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है पाथ का। तो एडी करंट तो ऐसे चलता है ना, पावर में ऐसे चलता है एडी करंट। तो एक तरीका ये सोच करके देखो कितनी मतलब ज़बरदस्त थिंकिंग है कि एडी करंट ऐसे बनने वाले एडी करंट को कैसे कैंसिल करें, इसकी मोटाई वाला जो एडी करंट है उसको कैसे कैंसिल करें। तो उसके मतलब वार्निश में डुबो करके सारी स्ट्रिप को आपस में चिपकाया जाता है, और यहाँ जो स्ट्रिप डालेंगे ना इसके अंदर वो भी वार्निश वाली, यानी कि उन स्ट्रिप का यहाँ जो डालते हैं ना, उन स्ट्रिप का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं तो सीधा ऐसे फ्लो करेगा करंट, एडी करंट। ये भी वार्निश में भिगो करके डाली गई हैं ताकि ये इसके साथ जुड़ ना सके, संपर्क में न आए। सभी के बीच में क्या रहता है, इंसुलेशन।
आ रहा है समझ में। तो हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है एडी करंट, फिर भी कुछ ना कुछ एडी करंट बनता है। मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन के कारण ये सारी जो स्ट्रिप हैं वो एक बार खुलेंगी बंद होगी, खुलेंगी बंद होगी, लेकिन फिर भी हम इनको बहुत टाइटली स्टेपल करते हैं, कॉर्नर पर से चारों तरफ से हर जगह से बांध देते हैं ताकि खुले ना, ठीक है। फिर भी ये अभी अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, रिपीटेशन बार बार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, उसके कारण ये वाइब्रेट करती हैं, फिर खुल नहीं सकती तो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। और वाइब्रेशन में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, हमिंग साउंड। आगे समझ में। तो ये लॉसेज हैं, लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है।